बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके बीच में नवशास्त्रीय कला एवं स्वच्छंदवादी चित्रकला को लेकर के, इससे जुड़े हुए कुछ विशेष प्रश्नों को लेकर के जो टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसएसबी और यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछे जाते हैं। तो वक्त न गंवाते हुए आइए प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए स्क्रीन पर एक प्रश्न है। यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयतावाद की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया? जी हाँ, यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयतावाद की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया? विलियम हंट, टर्नर, डेविड, फ्रांस हाल्स। पीजीटी परीक्षा 2002 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जैक्स लुइस डेविड, जी हाँ, जैक्स लुइस डेविड 1748 से 1825 ईस्वी तक नवशास्त्रीयतावाद शैली को अपने युग का श्रेष्ठ कलाकार था। तो अगर ये श्रेष्ठ कलाकार थे तो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा सी, डेविड। कौन सा? सी, डेविड। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है कि डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु किस कलावाद के अंतर्गत आती है? जी हाँ, डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु किस कलावाद के अंतर्गत आती है? शास्त्रीयवाद, नवशास्त्रीयवाद, यथार्थवाद, उत्तर यथार्थवाद। तो साथियों, ये आती है आपकी नवशास्त्रीयवाद। जी हाँ, नवशास्त्रीयवाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा? बी सही है। इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करेंगे मित्रों कि जैक्स लुइस डेविड नवशास्त्रीयवादी चित्रकार थे। मैंने ऊपर जिक्र किया था। उनकी पेंटिंग सुकरात की मृत्यु नवशास्त्रीयवाद के अंतर्गत आती है। 1785 ईस्वी में डेविड ने अपना चित्र होरेसिया का प्राण बनाया, जो नवशास्त्रीयतावाद का प्रथम चित्र माना जा सकता है। अगर इनसे जुड़े हम और कुछ विशेष तथ्यों को जानने की कोशिश करें तो डेविड के चित्र मिनर्वा की विजय में रोकाको शैली की कुछ विशेषताएं स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। 1775 ईस्वी में प्री द रोम छात्रवृत्ति प्राप्त करके वे अध्ययन के लिए रोम चले गए। उनके प्रसिद्ध चित्र सेवाइंस पर बलात्कार, ब्रूटस के पुत्रों के शवों के दहन, होराती का शपथ, ये 1784 ईस्वी में बनाया गया था, होराती का शपथ, तथा सुकरात की मृत्यु 1787 ईस्वी में यह बनाया गया था। पागल हत्यारा जेरिको की बहुत प्रभावपूर्ण एवं प्रसिद्ध कलाकृति है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। नवशास्त्रीयतावादी कलाकारों ने एक राजनैतिक काल के लिए योगदान किया था, वह कौन सा काल था? जी हाँ, एक बार प्रश्न को फिर से सुनिए। नवशास्त्रीयतावादी कलाकारों ने एक राजनैतिक काल के योगदान किया था, वह कौन सा काल था? अमेरिकी क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन, फ्रेंच क्रांति, द्वितीय विश्व युद्ध। तो साथियों, ये आपका था फ्रेंच क्रांति। जी हाँ, कौन सी? फ्रेंच क्रांति। इसका मतलब आपका ये गलत है, सी ऑप्शन आपका सही है। ये सी ऑप्शन आपका सही है। कैसे? मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि नवशास्त्रीयतावादी कलाकारों ने फ्रेंच क्रांति के लिए पेंटिंग और प्रिंट मेकिंग के क्षेत्र में योगदान किया था, जबकि अमेरिकन पुनर्जागरण उत्तर नवशास्त्रीयवाद से संबंधित हैं। विश्व युद्ध की उत्तर नवशास्त्रीयतावाद तथा आर्किटेक्चर से संबंधित हैं।
अन्य अगर और हम इसमें कुछ जानने की कोशिश करें, विशेष जानने की कोशिश करें, महत्वपूर्ण जानने की कोशिश करें, तो नवशास्त्रीयतावादी चित्रकारों ने मुख्य रूप से उत्तरदाता का स्थान ध्यान दिया है। डेविड और इनग्रेस इस शैली के प्रतिनिधित्व कलाकार थे, प्रतिनिधित्व कलाकार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा भी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किस प्रमुख चित्रकार ने स्वच्छंदवादी आंदोलन प्रारंभ किया? यूजीन देलाक्रो, थियोडोर जेरिकांट, हानर डोगीमियर, कैमियन कोरे। तो साथियों ये थे आपके जो है थियोडोर जेरिकांट। जी हाँ, थियोडोर जेरिकांट। इसका मतलब ये नहीं है, थियोडोर जेरिकांट आपके सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कलाकारों में स्वच्छंदवाद से किसका संबंध है? पिकासो, बेरिनिनी, वर्मियर, देलाक्रा। तो साथियों ये संबंध इनका है ये संबंध इनका रहा है मैं बताऊं आपको, थियोडोर जेरिकांट का। सॉरी मैंने गलत बता दिया आपको, थियोडोर जेरिकांट नहीं है ये। आपका जो होगा पिकासो, बेरियर और देलाक्रा। इसमें थोड़ा सा मैं भटक गया था, लेकिन आप लोग जो है ज़रा सा भी संकोच मत कीजिए, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। ये साथियों हैं आपके देलाक्रा। जी कौन से? देलाक्रा। ये गलत हैं, ये गलत हैं, ये गलत हैं, देलाक्रा आपके सही हैं। जी हाँ, ये जानते हैं आप स्वच्छंदवादी जिसे रोमानिस्टिज्म से देलाक्रा का संबंध बहुत अच्छा रहा है। स्वच्छंदवाद की शुरुआत यद्यपि थियोडोर जेरिकांट जिसे कहते हैं ने की थी, परंतु उसने अधिक संवेदना और चेतना डालकर उसे सामर्थ्यशाली बनाने का काम ओजोन देलाक्रा ने किया। देलाक्रा ने आटोमक सेना द्वारा कियोस में बसे लोगों पर हमले की भीषण घटना को विषय बनाते हुए अपना बहुविख्यात चित्र कियोस में नरसंहार बनाया। देलाक्रा के विषय चयन के साहस, स्फोटक रंगांकन और वस्तु विन्यास के एक नए कला विचार का सूत्रपात किया। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। स्वच्छंदवाद का वह कौन सा चित्रकार था जो चित्रण के लिए घर में लाशें रखा करता था? जी हाँ, स्वच्छंदवाद का वह कौन सा चित्रकार था जो चित्रण के लिए घर में लाशें रखा करता था? देलाक्रा, इंजर्स, जेरिकांट, माने। तो साथियों ये थे आपके जो है जेरिकांट। कौन? जेरिकांट। हाँ ये गलत हैं, ये गलत हैं, ये गलत हैं, आपके जेरिकांट सही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जेरिकांट स्वच्छंदवाद रोमनस्क का एक महान चित्रकार था। वह चित्रण के लिए अपने घर में लाशें रखा करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेदुसा का बेड़ा चित्र किसने चित्रित किया? थियोडोर जेरिकांट ने, जांग दाविद ने, मोने ने, सिसली ने। पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया था ये। तो साथियों ये जो मेदुसा का बेड़ा है, ये मेदुसा का बेड़ा थियोडोर जेरिकांट ने चित्रित किया है। जांग दाविद नहीं है, मोने नहीं है, सिसली नहीं है, ये जेरिकांट, थियोडोर जेरिकांट हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जीन लुइस आंद्रे थियोडोर जेरिकांट फ्रांसीसी चित्रकार एवं थियोग्राफर थे। समुद्री जहाज की दुर्घटना पर बनी पेंटिंग मेदुसा का बेड़ा नामक चित्रण के लिए जाने जाते हैं और यह पेंटिंग बहुत ही फेमस है। यह कई बार प्रश्नों जो है परीक्षाओं में पूछी जाती है। इस वजह से ये मेदुसा का बेड़ा आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। थियोडोर जेरिकांट की ये पेंटिंग्स है, जब जहाज की दुर्घटना हुई थी तब इन्होंने बनाया था। मेदुसा का बेड़ा रोमनस्क का सर्वप्रथम चित्र माना जाता है और अपने चित्रों की रंग योजना पर जेरिकांट ने इटालियन चित्रकार कारावाज्यो का अनुसरण भी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ।
देखिए दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने की थी? मैनेट, जे कांस्टेबल, टर्नर, सेजान। तो साथियों ये सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग जो की थी ये किए थे आपके टर्नर। कौन? टर्नर। और ये मैनेट गलत हैं, जे कांस्टेबल गलत हैं, सेजान गलत हैं, आपके टर्नर सही हैं। और टर्नर कैसे सही है मैं इस बारे में थोड़ा सा आपको जिक्र करने की कोशिश करूं कि जोसेफ मलार्ड विलियम टर्नर, इनका पूरा नाम है जोसेफ मलार्ड विलियम टर्नर, एक स्वच्छंदतावादी ब्रिटिश भूदृश्य चित्रकार था। उसने बादलों को चमकीले तथा अर्थपूर्ण दिखाने के लिए नई तकनीकों का आविष्कार किया। यद्यपि कांस्टेबल ब्रिटिश ने भी विभिन्न प्रकार के जलवायु से प्रभावित चित्र बनाए हैं, किंतु टर्नर के चित्र काफ़ी चर्चित रहे हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। विलियम ब्लेक किस वाद से जुड़े थे? जी हाँ, विलियम ब्लेक किस वाद से जुड़े थे? रोमनस्क, नवशास्त्रीयतावाद, प्रभाववाद, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप जानते हैं जो विलियम ब्लेक थे वो जुड़े थे आपके रोमनस्कवाद से। किससे? रोमनस्कवाद से। ये नवशास्त्रीयवाद से नहीं थे, प्रभाववाद से नहीं थे, और ये तो इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत ऑप्शन है ही है। यह पीजीटी परीक्षा 2011 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको और बताएं। जैसे कि विलियम ब्लेक एक अंग्रेज कवि, चित्रकार और प्रिंट के रचयिता थे। अपने जीवन काल में उन्हें ख्याति नहीं मिली, किंतु अब उन्हें रोमनस्कवाद के क्षेत्र में एक महान आरंभिक हस्ती के रूप में माना जाता है। रचयिता का आद्यरूप ब्लेक के कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे, जिसमें डेमी यूरोजिक की आकृति अरिजेक दुनिया के आगे जो है प्रार्थना करता है, जहां उसने जाली काम के लिए नृत्य करती हुई परियों के साथ ओबेरोन और टिटेनिया एक जो है पक 1786 ईस्वी में ब्लेक का अन्य चित्र भी माना जाता है। तो ये देर ना वक्त ना गंवाते हुए आप जो सीधा सीधा ऑप्शन लगाइए रोमनेस्क पर। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फ्रांसिस्को गोया किस आंदोलन का चित्रकार था? जी हाँ, फ्रांसिस्को गोया किस आंदोलन का चित्रकार था? तो साथियों आप जानते हैं कि जो फ्रांसिस्को गोया था वो था आपका रोमनस्क आंदोलन का। किसका? रोमनस्कवाद आंदोलन का था। और ये कैसे था, जैसा कि आप मैं बताऊं, थोड़ा डेट आपको बताने की कोशिश करूं कि जो फ्रांसिस्को डी गोया, इनका नाम है फ्रांसिस्को डी गोया, ये 1746 ईस्वी से 1829 ईस्वी में एक स्पेनी चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। गोया चित्रकारी में रोमनेस्क आंदोलन से संबंध रखते थे। ये इनके बारे में और भी अगर हम कुछ जानने की कोशिश करें तो गोया ने जो है फाइटेंसी तथा इवेंसन नाम से टिन पर चित्रण 11 लघु चित्रों का एक सेट तैयार किया था। गोया ने द ब्लैक पेंटिंग्स नामक घने चित्रों की एक श्रृंखला भी चित्रित की थी। ये बड़ी बात है। चलिए आगे बढ़ते दूसरे प्रश्न की तरफ। स्लिप ऑफ रीजनल ब्रिंग्स फोर्थ मास्टर नामक एक ईचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया? एक बार प्रश्न को फिर से सुनिए। स्लिप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मास्टर नामक ईचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया? जी हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, एक बार फिर से सुनिए। स्लिप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मास्टर नामक ईचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया था? अल्ब्रेक्ट ड्यूरर, फ्रांसिस्को डी गोया, ओनोर दाउमियर, रेम्ब्रा। तो साथियों ये जो चित्रित किए थे
ये चित्रित किए थे आपके जो है फ्रांसिस्को डी गोया। कौन किए थे? फ्रांसिस्को डी गोया। आपके ऑप्शन बी सही हैं, ए गलत है, आपका सी गलत है और डी भी गलत है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। इनके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करें, अगर थोड़ा सा आपको बता दें कि जैसे स्लिप ऑफ रीजनल ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक ईचिंग सीरीज को फ्रांसिस्को डी गोया ने चित्रित किया। फ्रांसिस्को डी गोया को 18वीं और 19वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण स्पेनिश कलाकार के रूप में माना जाता है। इनकी पेंटिंग्स इस प्रकार द ब्लाइंड्स, गिटरिस्ट, अल्टामिरा एंड हर डॉटर, लास मोनिनास, थोड़ा सा कहने में कठिन है, कोई बात नहीं, फिर से मैं कोशिश करता हूँ। लास मोनिनास, ये इनकी महत्वपूर्ण पेंटिंग्स है। जर्मन पेंटर एंटोन राफेल मेंज ने गोया को प्रारंभिक पेंटिंग के रूप में टेपेस्ट्री कार्टून्स पर काम करने के लिए कहा। गोया ने 63 कार्टून्स बनाए, जिनमें से 2 रॉयल पैलेस के लिए था। शिकारी दृश्यों वाले 9 चित्रों का जो है सैंपल डेल एस्क्यूरियल के डाइनिंग रूम में जो है दिया गया तथा 10 कार्टून्स एल्फ्रेडो का डाइनिंग रूम के लिए बनाया गया था। 40 वर्ष की अवस्था में गोया को किंग चार्ल्स तृतीय के दरबार में एक पेंटर के रूप में नियुक्त किया गया था। तो साथियों, ये रहे क्वेश्चंस आपके, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। एक बार फिर से आप इसको वॉच करते जाइए, और ये बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, आपके काम आएंगे। चलिए, अब इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।